धुन का पक्का विक्रमादित्य पुनः पेड़ के पास गया, पेड़ पर से शव को उतारा और अपने कंधे पर डाल लिया। फिर वो शमशान की ओर बढ़ता हुआ जाने लगा। तब शव के अंदर के वेताल ने कहा, राजन, तुमसे हर बार कहता आ रहा हूँ कि जो काम तुम कर रहे हो वो तुम्हें शोभा नहीं देता। ये क्यों भूल जाते हो कि तुम एक राजा हो और राजा का काम शमशान में नहीं राज्य में होना चाहिए। आम जनता के सुख दुख को जानना चाहिए, उनकी यथासंभव सहायता करनी चाहिए। मेरी समझ में नहीं आता कि अपने कर्तव्यों को भुलाकर तुम यहाँ कठोर परिश्रम क्यों कर रहे हो। परंतु कभी कभी कार्य को साधने के बाद जिस फल की आशा की जाती है उसके विपरीत होता है। उदाहरण स्वरूप तुम्हें चक्री नामक एक युवक की कहानी सुनाऊंगा। थकावट दूर करते हुए उसकी कहानी सुनना। फिर बेताल चक्री की कहानी सुनाने लगा। भोगपुर में श्रीकांत नामक रत्नों का एक व्यापारी रहा करता था। उसके 3 बेटे थे। 2 बड़े बेटे पिता के व्यापार में सहायता पहुंचाते रहते थे। तीसरा बेटा चक्री साहित्य में विशेष अभिरुचि रखता था। व्यापार में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उस शहर के प्रमुख पंडित ब्रह्मवर्मा के घर में हर दिन शाम को काव्य गोष्ठी के आयोजन होता था। उसमें पुरुष और स्त्रियां भाग लेते थे और कितने ही विषयों पर विशद रूप में चर्चाएं करते रहते थे। चक्री भी अक्सर उन चर्चाओं में सक्रिय रूप से भाग लेता था। काव्यों का वो भलीभांति अध्ययन करता था और समझ भी लेता था। सब लोग उसकी विद्वता की प्रशंसा भी करते थे। एक दिन विमला नामक एक युवती ने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की। उस दिन से चक्री विमला के प्रेम करने लगा। विमला उस शहर की नहीं थी। उसका पिता वीरांग मोहपुर में प्रमुख व्यापारी था। जब वो बीमार हुआ तो लोगों ने उसकी सलाह दी कि भोगपुर में रहने से उसकी तबीयत सुधर सकती है। अपनी बेटी के साथ वो वहां आया और अपने एक रिश्तेदार के घर में रहने लगा। विमला एक दिन चक्री के साथ ब्रह्मा वर्मा के घर में काव्यों को लेकर चर्चाएं करती रहती थी। दोनों कभी कभी व्यक्तित्व बातें करते रहते थे। विमला एक दिन चक्री से कहा, मेरे पिताजी का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। कल ही हम मोहपुर लौटने वाले हैं। ये सुनते ही चिंतित हो उठा और कहने लगा, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता। तुम्हारी स्वीकृति को हम दोनों शादी कर लेंगे। विमला शर्माती हुई बोली, तुम एक प्रमुख रत्न व्यापारी के पुत्र हो। मेरे पिता का इस विवाह को अवश्य स्वीकार कर लेंगे। विवाह का प्रस्ताव लेकर तुम अपने बड़ों के साथ मोहपुर आओ, वहीं उसका निर्णय होगा। चूंकि ये बात पिता से बताना चाहता था, परंतु जब उसके दोनों भाइयों की शादी नहीं हुई तब भला ये कैसे कहे। वो संकोच में पड़ गया। चक्री के पिता अचानक किसी काम पर दूरपुर गए, जो बहुत दूर था। वहाँ जयगुप्त नामक एक बाल्य मित्र उसकी मुलाकात हुई। वो चक्री के पिता को अपने घर ले गया। जयगुप्त करोड़पति था। उनकी 3 बेटियां थीं। तीनों ने बहुत ही अच्छी तरह से श्रीकांत का आदर सत्कार किया। श्रीकांत उनकी सुंदरता, विनय, व्यवहार शैली को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसे जयगुप्त से ये भी कहा कि जयगुप्त ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम्हारी तीनों बेटियों को देखा नहीं, परंतु तुम्हें देखकर अंदाजा लगा सकता हूँ कि वो भी अवश्य तुम्हारी तरह योग्य व दक्ष होंगी। उन तीनों ने अपना दामाद बनाने की मेरी इच्छा है। तुमने तो मेरी बेटियों को देख लिया है, मैं उनकी प्रशंसा भी की है। क्या उन्हें अपनी बहुएं बनाने को तैयार हो? श्रीकांत ने सकपकाते हुए कहा, मेरी पत्नी कहा करती है कि बहनें देवरानियां हों तो मिलजुल कर रहेंगी। तुम्हारी बेटियां मेरी बहुएं होंगी, ये मेरा भाग्य होगा, परंतु उन्हें पहले एक दूसरे को देखना होगा और पसंद भी करना होगा। जयगुप्त ने फौरन कहा, तुम्हारे शहर में मेरे शहर से बहुत दूर है। उनका एक दूसरे को देखना और फिर कभी विवाह, इसमें बहुत समय लगेगा। जहाँ तक मेरी बेटियों की बात है, वो वही करेंगी जो मैं कहूँगा। समझता हूँ कि तुम्हारे बेटों के विषय में ये सब सच है। उनकी अस्वीकृति की स्थिति में ही उन्हें एक दूसरे को देखना होगा। श्रीकांत के लिए ये चुनौती थी। घर लौटते ही उसने अपने तीनों बेटों को बुलाया और कहा, सविस्तार विवरण बताया। कहा, जयगुप्त मेरा बाल्य मित्र है। उसकी बेटियां सुंदर और विनम्र हैं, बहुत ही विनयी हैं। उन्हें देखे बिना ही तुम उनसे विवाह के लिए मान जाओगे तो मैं जयगुप्त के सामने सर उठाकर खड़ा हो सकता हूँ। बड़े दोनों बेटों ने हाँ कर दिया, पर चक्री ने जैसे ही विमला के बारे में बताया तो क्रोध से पिता का चेहरा तमतमा उठा। उसने कहा, वो वीरांग हमारा कट्टर शत्रु है, तुम विमला को भूल जाओ। चक्री नहीं माना। तभी श्रीकांत ने क्रोध भरे स्वर में कहा, मेरे मित्र की पुत्री से विवाह करने से इनकार कर रहे हो और मेरे शत्रु की पुत्री से विवाह
करने पर तुले हुए हो। अगर तुम्हारा यही निर्णय है तो इसी क्षण इस घर से निकल जाओ। तुम्हारे लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हैं। चक्री उसी क्षण वहाँ से चला गया और मुंहपुर जाकर विमला से सारी बातें बताई। विमला डरती हुई बोली, अब तक मुझे मालूम ही नहीं था ये तुम्हारे पिता और मेरे पिता कट्टर शत्रु हैं। तब तो मेरे पिता भी इस विवाह के लिए अपनी स्वीकृति नहीं देंगे। तुम्हारे लिए मैं घर छोड़कर आया हूँ, तुम भी घर छोड़कर चली आओ। विवाह करके सुखी जीवन बिताएंगे। चक्री ने कहा, तुम्हारे पिता ने घर से निकाल दिया, अब तुम्हारे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। शादी कर लेंगे तो कैसे सुखी रहेंगे? जब तक अपने को योग्य व धनी साबित नहीं करोगे तब तक तुमसे शादी करने का सवाल ही नहीं उठता। उसने इस पर शब्दों में कह दिया। चूंकि चक्री को लगा कि विमला की बातों में औचित्य है, उस दिन से वो धन कमाने के प्रयत्नों में जान से लग गया। लेकिन तत्काल पेट भरना ही उसके लिए मुश्किल था। ऐसी परिस्थितियों में व्रजपुर के में एक निवासी ने चक्री से कहा, इस गांव में कपड़े धोने वाले नहीं हैं। तुम अगर मेरे घर के कपड़े धोगे तो दोनों वक्त के खाने का बंदोबस्त करूंगा और हर महीने 5 अशर्फियाँ दूंगा। कोई और चारा नहीं था। चक्री ने उसका कहना मान लिया और नौकरी पर लग गया। अड़ोस पड़ोस के लोग भी उसे धोने के लिए कपड़े देने लगे। क्रमश उसकी मासिक आय बढ़ने लगी। एक दिन उसके मालिक के घर में एक साधु आया। चक्री ने अपने वस्त्र धोने के साधु ने चक्री को बुलाकर कहा, तुमने मेरे कपड़े धोए, इस गंदगी जैसी कि तैसी ही है। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो तुम अपने पेशे में कैसे आगे बढ़ सकते हो? चक्री की आंखों में आंसू उमड़ आए। उसने साधु को अपनी प्रेम कहानी सुनाई और कहा, लाचार होकर मैं एक काम कर रहा हूँ, कपड़े धोना मेरा पेशा नहीं है। साधु को उस पर दया आ गई। उसने कहा, जिस पेशे में तुम आगे बढ़ना चाहते हो उस पेशे में प्रेम करना चाहिए, अन्यथा जीवन में तुम्हारी प्रगति कदापि नहीं होगी। पेशे से प्रेम, ये कैसे? आश्चर्य भरे स्वर में उसने पूछा। पेशा अगर तुम्हें इज्जत बख्शे तो पेशे को बड़पन है। पेशे की बारीकियां सीखो और नई पद्धतियों को अपनाओ। साधु ने कहा। चक्री नई पद्धतियों को अमल में लाने लगा। इस वजह से जो कपड़े वो धोता था वो एकदम सफ़ेद होते थे। रंग भरे कपड़े नए दिखते थे। पुराने कपड़े अगर रंगीन हों तो वो उन पर रंग चढ़ाता था। नए कपड़ों का रंग अगर पसंद ना आता हो तो वो उस पर रंग बदल कर भी देता था। ब्रजपुर के निवासियों ने पहचाना ये एक बड़ी ही कला है और वो उसका आदर करने भी लगे। चक्री अब इस पेशे में पर्याप्त आमदनी मिलने लगी थी। साल के अंदर ही उसने नाम कमा लिया था, साथ ही बहुत धन। और उसके बीच चक्री का बाप दूतवार गया और जयगुप्त से चक्री के विषय में विस्तार बताया। इस पर जयगुप्त ने कहा, मुझे इस बात का दुख है, मेरे कारण बाप बेटे अलग हो गए। विमला के पिता वीरांग ने मुझे कितने ही लाभ पहुँचे, वो मेरी बात से इनकार नहीं कर सकता। इस विवाह में तुम दोनों परिवारों के बीच का मनमुटाव दूर हो जाएगा। यूं जयगुप्त के प्रयासों से श्रीकांत और वीरांग दोस्त बने। तीनों सपरिवार व्रजपुर गए और चक्री से मिले। चक्री ने अपनी पूरी कहानी उन्हें सुनाई। तब उसकी माँ ने उससे कहा, कड़ी मेहनत करके तुम इतने बड़े हो पाए, पर हम तुम्हारे इस पेशे से कतई खुश नहीं हैं। ये भूलना मत कि तुम रत्नों के व्यापारी के बेटे हो। पास ही खड़ी विमला चक्री से कहने लगी, मेहनत करके जीवन निर्वाह करने पर यह पेशा मुझे भी पसंद नहीं है। अगर ये पेशा नहीं छोड़ा तो मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। निर्णय कर लो कि तुम क्या चाहते हो अपने पेशे को। चक्री नाराजगी से बोला, तो मेरा भी निर्णय सुन लो। उसी कन्या से मैं विवाह करूंगा जो मेरे साथ मेरे पेशे में भी आदर करेगी। तब जयगुप्त ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, मेरी तीसरी बेटी तुम्हारे साथ कपड़े धोने के लिए तैयार है, क्या उससे शादी करोगे? चक्री ने तुरंत जयगुप्त के पांव छूते हुए कहा, आपकी पुत्री से विवाह करना अपना भाग्य समझता हूँ। बेताल ने कहानी पूरी की और राजा विक्रमादित्य से पूछा, राजन, चक्री ने अपनी प्रेमिका विमला के लिए प्रमुख रत्न व्यापारी पिता व परिवार छोड़कर साधु के हितबोध के कारण उसने कपड़े धोने का पेशा अपनाया। उस पेशे से पर्याप्त धन भी कमाया, परंतु विमला को उसका पेशा अच्छा नहीं लगा। विमला की इच्छा के अनुसार वो उसे पेशा छोड़ पिता के साथ रत्नों का व्यापारी बनकर आराम से जिंदगी गुजार सकता था। उसका निर्णय वो विवेकहीन लगता है। मेरे इन संदेहों के समाधान जानते हुए भी चुप रहोगे तो तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। विक्रमादित्य ने कहा, कुछ ऐसे पेशे होते हैं जो आदरणीय नहीं लगते हैं, पर व्यक्ति उन पेशों को अपनाते हैं और अपनी प्रतिभा से उन्हें आदरणीय बनाते हैं, विशिष्ट व्यक्ति कहलाते हैं। साधु के हितबोध से चक्री ने ये जाना कि वो उस पेशे का प्रेमी बना है। उसने साबित कर दिखाया कि कपड़ों को धोना कोई खराब पेशा नहीं है, परंतु विमला इस तथ्य को जान नहीं सकी और उसके पेशे को खराब मान बैठी। इसी वजह से चक्री ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया। राजा के मौन भंग में सफल होकर बेताल शव सहित गायब हो गया और फिर से पेड़ पर जा बैठा।
इसी तरह की और मज़ेदार कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।